हेलो दोस्तों, वेलकम बैक. Let's discuss qualifying paper on Indian language and English in today's video. So let's get started. जैसा हमने मेंस के अपने प्रीवियस डिस्कशन में कहा था कि मेंस में दो पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं. क्वालिफाइंग नेचर ऐसा होता है कि इसके मार्क्स मेंस के फाइनल मेरिट लिस्ट वाले मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे, ना तो फाइनल जो इंटरव्यू के बाद का जो मेरिट लिस्ट होगा उस पर इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे. बट अगेन ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब अगर इसमें क्वालिफाई नहीं करोगे तो तुम्हारे दूसरे मेंस में कितने भी मार्क्स आए वो कंसीडर नहीं होंगे. जैसे कि प्रीलिम्स में सीसेट क्वालिफाइंग था, सीसेट गया तो इररिस्पेक्टिव वन में अच्छा किए हो या बुरा किए हो प्रीलिम्स गया. उसी तरह से मेंस के क्वालिफाइंग दो पेपर हैं जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं. एक तुमको इंडियन लैंग्वेज चुनना होता है जो 22 इंडियन जो 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज है शेड्यूल 8 में, और एक तुमको इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है. ये दोनों पेपर में वी हैव टू क्वालिफाई, और देन ओनली मेंस के पेपर में क्वालिफाई, देन ओनली हमारे दूसरे मेंस के पेपर के मार्क्स कंसिडर होते हैं फाइनल ये डिसाइड करने के लिए कि इंटरव्यू में इफ यू आर सेलेक्टेड और नॉट. सो लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द सिलेबस. देखो हमारा दो पेपर आएगा. फॉर एग्जांपल अगर जो भी होगा यूपीएससी क्या कहती है क्वालिफाइंग में, द एम ऑफ द पेपर इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. तो यानी कि दूसरे मतलब कैंडिडेट की एबिलिटी चेक कर रही है यूपीएससी, रीड एंड अंडरस्टैंड सीरियस डिस्कर्सिव मतलब होता है, इस पर पहले सर्च कर लिया मैंने, डिग्रेसिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट से थोड़ा सा अनरिलेटेड है. उसके अलावा डिस्कर्सिव असंबंध है. उसके अलावा विवादी भी है. डिस्कर्सिव का मतलब तार्किक है, विवादजनक, इस तरह के मतलब डिफ़िकल्ट जो भी सीरियस डिस्कर्सिव प्रोज हैं उसको तुम पढ़ सकते हो और समझ सकते हो कि नहीं, यूपीएससी चेक करेगी. एंड एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली, और यूपीएससी तुमको लिखने भी कहेगी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, चाहे इंडियन लैंग्वेज जो तुम चूज़ करो और इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो तुम एक्सप्रेस आइडिया क्लियरली और करेक्टली कर सकते हो कि नहीं इंग्लिश में और इंडियन लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, यानी जो भी तुम इंडियन लैंग्वेज चुनोगे. पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन मोटा मोटी ब्रॉडली, यानी मोटा मोटी ये होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा गिवन पैसेज का, प्रिसाइज राइटिंग होगी, यूज एंड वोकेबलरी होगा, शॉर्ट एसे होगा. उसी तरह से इंडियन लैंग्वेज में भी सेम होगा, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगी, यूज एंड वोकेबलरी होगी, शॉर्ट एसे होगा, ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा. यानी कि इंग्लिश से भागा नहीं जा सकता. इंग्लिश की बेसिक नॉलेज तो यूपीएससी चाहती है कि हर कैंडिडेट को रहे, और ऑब्वियस भी रीज़न है, इंडिया में इतने डिफरेंट लैंग्वेज हैं. मान लो तुम कहीं और ऐसे जगह में मतलब पोस्टेड हो गए एज अ सिविल सर्वेंट जहाँ के लैंग्वेज तुमको नहीं पता, मे बी नॉर्थ के बंदे हो साउथ में पोस्ट हो गए, साउथ के बंदे हो नॉर्थ में पोस्ट हो गए, तो वहाँ पे इंग्लिश ही काम आएगी जिससे तुम फिर वहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशन कर पाओगे टिल द टाइम तुम वहाँ की लैंग्वेज सीख ना लो. ठीक है. सो दैट्स वाई इंग्लिश कि जो पेपर है वो तो कंपलसरी है, उसके अलावा कोई एक लैंग्वेज चुन सकते हो तुम. द पेपर ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे ऐसा नहीं यूपीएससी करेगी कि तुमको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का उसमें चीज़ें रहेंगी, उसमें मैट्रिकुलेशन 10 तक की चीज़ें ही रहेंगी. एंड विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर ओनली. द मार्क्स ऑब्टेन इन दिस पेपर विल नॉट बी काउंटेड इन रैंकिंग. बस क्वालिफाई करने के लिए क्वालिफाई करो, तुम्हारे दूसरे पेपर के मार्क्स कंसिडर होंगे. अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो दूसरे पेपर के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे. सो दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑल्दो वी विल सी दैट इट इज़ ईजी क्यों, क्योंकि वहाँ यहाँ पे क्वालिफाइंग, जैसे फॉर एग्जांपल इन सीसेट पेपर जो हमारा 33% क्वालिफाइंग था, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सिर्फ 25% यूपीएससी ने रखा है. ठीक है, तो और भी ज़्यादा कम है कि बस 25% ले आओ काम चल जाएगा. और यानी कि 300 मार्क्स का ये पेपर होता है. अनलाइक जो पेपर हमारे कंसिडर होंगे मेरिट लिस्ट के लिए वो 250 नंबर के होते हैं. बट ये दोनों जो पेपर होगा क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर होंगे, एक इंडियन लैंग्वेज और एक इंग्लिश का लैंग्वेज का पेपर, वो 300 नंबर के होंगे. तो 300 नंबर का 25% यानी 75 नंबर बस लाना है, या 75 नंबर से ऊपर लाना है क्वालिफाई करने के लिए. तो इसका मतलब इसमें वी विल सी व्हेन विल गो थ्रू द पेपर विल सी कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज मतलब प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो अनलाइक 33% सीसेट में स्पेशलाइज प्रिपरेशन और टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जस्ट यहाँ पे चूँकि पेपर भी तुम्हारा सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. बट अगेन अगर बहुत ही बुरे हो किसी इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई जो भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हिंदी तुमने चुन लिया और एकदम हिंदी में कुछ भी लिखना लिखना बहुत सालों से तुम छोड़े हुए हो और तुमको आज भी वर्ड की मीनिंग तुमको हिंदी में नहीं पता है कि कुछ वर्ड की मीनिंग क्या है,
हिंदी में, जैसे इंफॉर्मेशन वर्ड है उसकी हिंदी में क्या है, या दूसरे जो जेनरिक वर्ड है, इन्वायरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, या पॉपुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर ये सब नहीं पता है तब तो 25% लाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो कम है बट अगेन क्वालिफाइंग है, सो वी हैव टू पे रीजनेबल अटेंशन कि ऐसा ना हो कि इसके वजह से मेंस में कट जाए हमारा। ठीक है, सो दिस वाज द सिलेबस, और ये बेसिकली एक्सपेक्टेड द कैंडिडेट विल हैव टू आंसर इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज पेपर, answer the English and Indian language paper in English and the respective Indian language paper। तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आंसर होगा और रिस्पेक्टिव पेपर भी रिस्पेक्टिव पेपर तुम्हारे रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में आंसर होगा। यहाँ पे वी विल सी द हम जो इंडियन लैंग्वेज में मैं हिंदी का पेपर डिस्कस करूँगा, एंड अगर कोई और कैंडिडेट होगा जो कोई और लैंग्वेज चुनेगा, जैसे उर्दू कोई चुन सकता है, तमिल चुनेगा, कन्नड़ चुनेगा या सामी चुनेगा, जो भी तुम लैंग्वेज चुनोगे, जस्ट गो थ्रू उसका एक बार पेपर देख लो एंड जस्ट चेक योर लेवल कि वो तुम क्लियर कर पाओगे कि नहीं, जस्ट 25% ईजिली तुम्हारे आ पाएंगे कि नहीं। सो लेट्स गो थ्रू द पेपर नाउ, लेट्स गो थ्रू द इंग्लिश पेपर 1। देखो इस तरह के इंग्लिश पेपर आएगा, सिलेबस वी ऑलरेडी नो, ठीक है, सिलेबस वी ऑलरेडी नो, एंड लेट्स गो थ्रू द पेपर। देखो इस तरह का पेपर आएगा, 300 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है, क्वालिफाई करने के लिए 75 नंबर बस लाना है। ठीक है, बट अगर बहुत ही बुरे हो गए, एकदम ही ग्रामेटिकल मिस्टेक और डिजास्टर वाली जो चीज़ें हैं, तब वो भी नहीं आएगा। बट चूंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन जो ये पर्टिकुलर कोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश में ईजिली क्वालिफाई कर पाओगे, हिंदी में वी विल सी कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं जो कि मैं चाहूंगा कि तुम करो। अगर इंग्लिश में एक ऐसे का आएगा, एक ऐसे लिखना है 600 वर्ड का, जैसे वहाँ पे ऐसे के पेपर में 1200 वर्ड के लिखते हैं, यहाँ 600 वर्ड का ऐसे एक लिखना है तुमको, और इसके मोटा मोटी 100 मार्क्स है। यानी किसी के अगर बहुत अच्छे ऐसे में अगर वो 100 में से 75 नंबर तुम इसमें ले आओगे ऐसे में, तो हो गया पास, बस एक ही क्वेश्चन से तुम्हारा बेड़ा पार हो गया इसमें क्वालिफाई करके। बट ऑब्वियसली चेक बहुत डिफिकल्ट वे होगा, क्योंकि ये अब लैंग्वेज का पेपर है। फॉर एग्जाम्पल जो कि यूपीएससी के पेपर है उसमें एक टाइम पे तो जो तुम्हारा कंटेंट देखेगा और जो चेक करने वाला होता है वो तुम्हारे उतने स्पेलिंग मिस्टेक थोड़े बहुत इग्नोर कर देगा, पंक्चुएशन इग्नोर कर देगा। बट अब यहाँ पे तो तुम्हारी लैंग्वेज की ही टेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे या कुछ पंक्चुएशन या कुछ गलत चीज़ें लिख दोगे जो कि होगी, सो यहाँ पे तुम्हारे फिर मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो एक ऐसे लिखना है 100 नंबर का, तो इसको अटेम्प्ट करो। अगर तुम ऐसे ठीक ऐसे की प्रैक्टिस वहाँ कर रखे हो तो इंग्लिश में ऐसे लिखना है कितना, और यहाँ पे उतने डिफिकल्ट टॉपिक्स भी नहीं होते, अनलाइक जो हम यूपीएससी के मेन ऐसे के पेपर में देखते हैं। अब देखो मैथमेटिक्स, मिरर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन का मिरर है मैथमेटिक्स, मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो बहुत प्यारा टॉपिक हो जाएगा। न्यू फ्रंटियर ऑफ साइंस नीड टू बी एक्सप्लोर्ड इन द करेंट टाइम्स। अब न्यू फ्रंटियर थोड़े बहुत तुमको साइंस के बारे में अगर जैसे विद द पार्ट ऑफ द सिलेबस पढ़ोगे, उससे जोड़ जाड़ के तुम एक फ्लो वाला 600 वर्ड का ऐसे लिख लो। एजुकेशन इज द मीन ऑफ शेपिंग कैरेक्टर एंड सोशल चेंजेस। कैसे एजुकेशन से कैरेक्टर में तुम्हारे चेंजेस आते हैं और सोसाइटी में कैसे चेंज आई एजुकेशन के बाद। ऑब्वियसली जब अब एजुकेशन हो गया है तो हम वुमेन इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम को मतलब बुरा मानने लगे हैं, बट एक ज़माने में जब एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन चीज़ें नहीं थी तो ये सारी चीज़ें प्रिविलेंट थी। बहुत सारी इविल सोसाइटी में बहुत एजुकेशन ना रहने से प्रॉब्लम होती है। तो एजुकेशन के साथ सोशल चेंज भी होता है, इंसान के कैरेक्टर की भी शेप होते हैं। द रोल ऑफ लिटरेचर इन अ कॉमन मैन लैंग्वेज, आम आदमी की ज़िंदगी में लिटरेचर का रोल तो कंपैरेटिवली इजी ऐसे के टॉपिक हैं। 100 नंबर के हैं, इसमें अगर अच्छे से लिख दोगे, अगर इसमें 100 में से 50 या 40 नंबर भी ले आओगे तो बाकी फिर इजी रहेंगे तुम्हारे। 75 नंबर लाने हैं अल्टीमेटली हमको। फिर सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आएगा, रीड केयरफुली द बिलो पैसेज, राइट योर आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज क्लियरली। ये पैसेज वाले अगेन ये भी एक इजी होता है, क्योंकि बस इसमें तुमको ये पैसेज पढ़ने हैं और इसी पैसेज से रिलेटेड तुम्हारे आंसर हैं। अगर इसी पैसेज से पढ़ने हैं, और यहाँ पे चूंकि अनलाइक तुम्हारे सी सेट में जहाँ पैसेज पढ़ के तुरंत आंसर करना है, 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, वैसा टाइम नहीं है। यहाँ 3 घंटा का पेपर है, आराम से तुम पैसेज पढ़ के आराम से आंसर लिख सकते हो इसका। ठीक है, कोई मारा मारी नहीं होता। और इसमें देखो 15, 30, 45, 60, 75 नंबर का ये है। अगर 75 में अगर यहाँ पे ऐसे में तो तुम स्पेलिंग दूसरी चीज़ें गलत भी लिख दोगे, तो यहाँ तो पैसेज से देख के ही आंसर लिखना है। अब ऐसे नहीं छापना है, थोड़ा बहुत अच्छे से लिखना है आंसर, पैसेज देख के आंसर लिखना है पैसेज के हिसाब से। तो 10-10 नंबर भी ले आओगे इसमें तो मतलब
1 2 3 4 5 50 नंबर तो यहीं उठा लोगे, ठीक है। उसी फिर ये वाला एक पेपर आता है, मेक द प्रिसाइज फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 लेंथ। अब एक पैसेज देगा उसको 1/3 लेंथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इतना बड़ा है तो उसको 1/3 में लिखना है, तो इसको 3 पार्ट में, यानी कि अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 9 लाइन है तो उसको 3 लाइन में तुमको उस पैराग्राफ को लिखना है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं यूपीएससी एक्सपेक्ट करेगी कि डू नॉट गिव टाइटल वाइटल, यहाँ नहीं लगता है, बस उसको करना है कि तुमने बस कुछ कुछ वर्ड हटा दिया और इसी को लिख दिया, फिर नंबर कम आएंगे। बट अगेन इसको तुम पढ़ो और इसको फिर अपने वर्ड्स में लिख दो, इसको पढ़ो अपने वर्ड्स में लिख दो, थोड़ा छोटा करके इसको पढ़ो अपने वर्ड में लिख दो। ये वाला क्वेश्चन कंपैरेटिवली ऊपर वाले दोनों से डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत बार बहुत डिफिकल्ट पैसेज आ जाएगा तो उसको छोटा करना जान का आफत हो जाता है। बट अगेन 75 नंबर का है, अगर यहाँ ऐसे और इसमें तुम क्वेश्चन नंबर पैसेज वाले में नंबर उठा लोगे तो ये फिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। फिर इसलिए ये वाला नॉर्मली मैं लास्ट में ही अटेम्प्ट करता हूँ, क्योंकि जितना हो गया, क्योंकि इंग्लिश में फिर इन सब में बहुत इजीली नंबर उठ सकता है। फॉर एग्जांपल ये रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक होंगे इन सारे सेंटेंस में, और 10 नंबर के हैं खटखट। अगर एक भी क्वेश्चन का जो का ग्रामेटिकल मिस्टेक करेक्ट कर लोगे बस खटाक से 1 नंबर तुमको उसमें मिल जाएगा। और ये तुम्हारा इंग्लिश जो कि बेसिक विद द सिलेबस तुम इंग्लिश बार बार पढ़ोगे, हिंदू के आर्टिकल्स पढ़ोगे, तो ये क्वेश्चन फिर उतने डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। उसी तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, शी स्टार्टेड द वर्क डैश इन अ फ्यू डे, शी स्टार्टेड द वर्क, जो भी इसमें है देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस रूल होता है, तो तुमको पता होना चाहिए, टू होगा यहाँ पे। इसी तरह से ये पढ़ना, इसमें भी अगर तुम सही वर्ड लिख दिए तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं कटने का चीज़ें नहीं है। उसी तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड होता है, आफ्टर शी टेक है तो टुक हर लंच, शी वेंट टू द थिएटर, इस तरह से तुम कर लोगे। दे बिल्ड दे दैट ब्रिज सिंस इतना, दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज सिंस इतना। सो जो भी है ग्रामर भी टेस्ट कर रही है तुम्हारी, तो इसके इंग्लिश के कंपैरेटिवली इजी होते हैं। उसी तरह से एंटोनिम्स लिखने हैं तुम्हारी, क्या ये वर्ड के एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड। तो तुमको इसलिए विद द टाइम जब पैसेज पढ़ोगे तो बहुत सारे वर्ड होंगे जिसका तुम मीनिंग सर्च करोगे, जब मीनिंग सर्च करोगे तो उसके एंटोनिम्स लिखना ईजी होंगे। अब इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड आएगा छोड़ सकते हो अब, चूंकि ये बस क्वालिफाई करना है 75 नाम से। उसी तरह से रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग एज डायरेक्टेड, जैसे कंबाइन कर दो सेंटेंस और टू यूज करके। उसी तरह से जैसे भी ये है ये सारे जस्ट गो थ्रू इट। उसी तरह से यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक सेंटेंसेस ब्रिंग आउट देयर मीनिंग, ऐसा सेंटेंस में यूज़ करना है कि उसकी मीनिंग आ जाए। फिर इन दोनों में से तो और इजी है, इन दोनों में से कौन सा यूज़ होगा, करेक्ट वर्ड तुम आराम से फिल कर लोगे। और इंग्लिश में अगर तुम बेसिक ठीक ठाक हो तो 300 में से 75 मार्क्स लाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अगेन आई सजेस्ट कि जो फर्स्ट कैंडिडेट हैं जस्ट गो थ्रू इट और देखो कि तुमसे हो पा रहा है कि नहीं। बाकी चूंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो ऐसे तुम्हारा हो ही जाएगा, चूंकि यूपीएससी के ऐसे भी इंग्लिश में ही लिखनी है। और पैसेज वाले चूंकि तुम सीसेट की प्रिपरेशन करोगे तो ये पैसेज पढ़ के उसका आंसर लिखना, ये 10th में भी हम लोग करते थे, वो भी हो जाएगा। और बाकी ग्रामर भी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी होंगे, वो भी तुम कर लोगे, इसमें 75 मार्क्स ईजिली आ जाएगा। नाउ लेट्स सी हम लैंग्वेज का पेपर, जिनको जो लैंग्वेज का पेपर है, जैसे आई एम डिस्कसिंग द हिंदी पेपर। अब यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, लेट्स सी क्यों डिफिकल्ट हो जाती है। अलसे अगेन यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे 600 वर्ड के निबंध लिखे हैं। ऐसे का अगेन है नवीकरणीय ऊर्जा संभावनाएं, चुनौती, संचार क्रांति का महत्व, खेल का बढ़ता व्यवसायीकरण और खान पान स्वास्थ्य का पर प्रभाव। अगेन देखो हिंदी के चीज़ें डिफिकल्ट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि देखो इंग्लिश में ऐसे लिखना इजी होता है क्योंकि तुमने पूरा सिलेबस इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। बट हिंदी में अगर तुमने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे तुमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि तुम हिंदी में ऑब्वियसली हम लोग बात करते हैं बट हिंदी सही से लिख पाते हैं कि नहीं ग्रामेटिकली। तो दैट्स वाई ऑलवेज सजेस्ट कि यहाँ पे देखो जैसे कि ऐसे लिखोगे, अगर मान लो कि ऊर्जा पे ऐसे लिखोगे तो जो भी, जैसे अगर टेक्नोलॉजी का वर्ड अगर तुम अपने ऐसे में लिखते हो, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा और तुम फॉसिल फ्यूल के बारे में, तुमको फॉसिल फ्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए। खान पान में है तो जो भी पान से रिलेटेड वर्ड हैं, या खेल के बढ़ते व्यवसाय, संचार क्रांति है, कम्युनिकेशन को करते हैं। उसी तरह से थोड़ा बहुत जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जो ऐसे बाय इसमें हम लोग इसमें यूज़ करते वक्त उसको इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं। तो दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि जब सिलेबस पढ़ो
जो तुम सिक्स की, इसलिए यहाँ 6 से पढ़ने की बुक इसलिए आ जाती है कि जो भी तुम सिलेबस पढ़ोगे तो जस्ट राइट वहाँ पे वो वर्ड, जो भी वर्ड के मीनिंग तुमको नहीं पता, जो वर्ड की मीनिंग पता है ऑब्वियसली उसको हिंदी में बात करते हैं हम लोग, तो जो भी लैंग्वेज तुम चुनोगे, वो लैंग्वेज फॉर एग्जांपल हिंदी में वी टॉक, तो उसका इजीली कन्वर्ट कर लोगे हिंदी में, या उससे रिलेटेड वर्ड मोटा मोटे भी लिख दोगे तो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। बट कोई वर्ड जिसकी तुमको मीनिंग नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एम्बिग्विटी वर्ड है, तुमको हिंदी में मीनिंग नहीं आता और सडनली तुम ऐसे में एम्बिग्विटी यूज़ करना चाह रहे हो, तो इस तरह के वर्ड की जिसकी तुमको मीनिंग नहीं आती है, एटलीस्ट वो वर्ड की मीनिंग जब भी अब से जब सिलेबस प्रिपेयर करोगे तो उस वर्ड की मीनिंग इंग्लिश में भी लिखो, हिंदी में लिखो। इंग्लिश में लिखने में तुम्हारे उसमें काम आ जाएगा जनरल, जब तुम यूपीएससी के दूसरे मेंस दोगे, और हिंदी की मीनिंग तुम्हारे ये वाले पेपर में काम आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि 300 में से 75 नंबर लाना भी आफत हो जाए, ठीक है। तो ऐसे लिख पाओ। सो यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि तुम 1-2 पैराग्राफ कोई भी टॉपिक, इसी में से कोई टॉपिक उठा लो और तुम उसमें 1-2 पैराग्राफ हिंदी में लिख पा रहे हो कि नहीं। यू विल गेट टू नो, जब तुम लिखोगे ना तब तुमको पता चल जाएगा कि बहुत बार सेंटेंस में तुम अटक जाओगे कि इस वर्ड की हिंदी क्या है। जस्ट ट्राई इट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुम सिलेबस पढ़ो तो जो वर्ड ना आया उसको हिंदी में भी लिखो और इंग्लिश में भी लिखो, ठीक है। अगर निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आधार पर नीचे के प्रश्न का उत्तर स्पष्ट में कीजिए। ये फिर इजी क्वेश्चन है, 60 में से अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ के तुमको फिर यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये फिर आराम से पढ़ो और आंसर लिखो। और देखो यूपीएससी में भी जैसे कोई वर्ड, ये नंबर है, ये हम लोग एसआई वाले ही यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी के पेपर में तुम ये 1 और वो वाला 2 लिखने लगो, नहीं, यही यूज़ कर सकते हो ये ईजिली। और जैसे कि टैक्स वैक्स, अगर वर्ड अगर कभी कोई नहीं आ रहा है, वर्ड अब नहीं आ रहा है, तो उसको इस तरह से लिख सकते हो जैसे यूपीएससी ने खुद लिखा है। ऑब्वियसली यहाँ पे कर यूज़ किया है टैक्स के लिए, बट अगर टैक्स को टैक्स भी लिख दो हिंदी में तो काम चल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे विटामिन को विटामिन ही बोलोगे और हिंदी में भी, और क्या बोलोगे, ठीक है। जैसे केमिकल को तो रसायन बोलोगे। अब इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली पता होनी चाहिए कि हिंदी में वर्ड को क्या कहता है। दैट्स वाई आई वॉन्ट यू टू, इंग्लिश पेपर इजीली कर लोगे बट एटलीस्ट हिंदी पेपर जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट कि तुम सक्सेसफुली कर पा रहे होगे नहीं, और उस हिसाब से फिर ट्राई टू वर्क ऑन दैट। क्योंकि अगेन क्वालिफाइंग पेपर अगर गलती से, क्योंकि जो भी चेक करेगा वो हिंदी वाला बंदा होगा और उसमें गलती करोगे तो अरे कैसे हिंदी में गलती कर दिया, नंबर काट लेगा और कहीं 60-60 पे अटक गया 300 में से, तो फिर दूसरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से 1/3 में लिखो गद्यांश, इसको 1/3 में करके लिखना है। एंड दिस वाज वेरी डिफिकल्ट, जब इस साल हम पेपर देख रहे थे, ये ट्राई करना, ये वाला पढ़ के उसको ट्राई करना 1/3 में लिखने में नहीं होगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किया है यार। साधारणतः तो फिर भी ठीक है, अभिप्राय, स्थिति, प्रक्रिया, अंतराल तो ठीक भी है, फिर भी भौतिकीय, जैव भौतिकीय तुमको पता होना चाहिए कि इसका इंग्लिश में क्या मतलब है। तो दैट्स वाई ये सब चीज़ें जब तुम लिखोगे, जब जस्ट अटेम्प्टेड, सो यू गेट टू नो कि तुम्हारा हिंदी का लेवल क्या है और किस लेवल पे तुमको वर्क करना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे फिर इजी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए यूपीएससी कम नंबर भी दिया है, पता है, क्योंकि तुम इंग्लिश में अच्छे हो तो निम्नलिखित गद्यांश को इंग्लिश में अनुवाद कीजिए, फिर इसको पढ़ के तुमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट चेक कि तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं, फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। फिर निम्नलिखित गद्यांश को हिंदी में अनुवाद कीजिए, इसमें भी तुम 20 कम नंबर है, बट अगर तुम सब सही कर लोगे तो 20 में से 10 मिल जाएंगे, 15 तो ईजिली मिल जाएंगे। तो लेकिन अगेन यहाँ पे अब जैसे कि इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो अब फिलॉसफी वर्ड था, फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं, अब तुमको पता होना चाहिए ना कि फिलॉसफी को हिंदी में क्या कहते हैं। नहीं पता है तो फिर कैसे करोगे, फिर वही फिलॉसफी लिखना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। उसी तरह से कोई भी है, जैसे कुछ भी है, अथॉरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, सॉक्रेट को तो सॉक्रेट भी लिख सकते हो, लेकिन हिंदी में कुछ और वो कहते हैं सॉक्रेट्स को, जो भी है, ऑल्दो नाम है बट फिर भी, जैसे पोर्चुगल को पुर्तगाल कहते हैं हिंदी में, वैसे इस कुछ और ही कहते हैं, नहीं भी कहते हैं, क्योंकि नाम है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी दूसरी चीज़ें तो अनवेवरिंग मतलब क्या है, कमिटमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे, ये सब, सब्सिक्वेंट,
ये सारी चीज़ें वर्ड पता होंगे। दैट्स वाई आई से कि आज से ही जो भी सिलेबस तुम पढ़ोगे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे 6 से ही दैट्स वाई स्टार्ट करो। जो अच्छे हैं हिंदी में उनके लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने 10th तक हिंदी पढ़ रखी है या 11 12 तक भी पढ़ रखी है, जो कि बहुत से एस्पिरेंट होते हैं कि जो 12th तक हिंदी में पढ़ते हैं, उसके बाद एक बार जब ग्रेजुएशन करते हैं तब कन्वर्ट करते हैं अपने आप को इंग्लिश में, तो उनके लिए तो ये केक वॉक होगा। बट जिन्होंने मान लो कि किसी ने संस्कृत ले लिया था 8 में, मेरे जैसे बंदे ने, और 8 के बाद से हिंदी पढ़ी नहीं कभी प्रॉपरली, और उसके बाद बहुत साल भी हो गया 10th पास किया, अगर किसी ने 10th तक भी की है, बट अब मान लो कि 10th पास के 10 साल हो गया और उसके बीच में कभी भी हिंदी में कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं किया, तो उनके लिए फिर आप सब इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट जो भी वर्ड पढ़ो उसका हिंदी में मतलब क्या है वो पता करो, और आज से ही, सो दैट कि एटलीस्ट ये करो। और हिंदी, और जो भी अगर मान लो कोई उर्दू में लिख रहा है तो तुमको उर्दू में आना चाहिए, कोई अगर तमिल चुन रहा है, बंगाली चुन रहा है, तो उसको उस लैंग्वेज में आना चाहिए, इंग्लिश को कन्वर्ट करना, ठीक है। उसी तरह से फिर क्वेश्चन है इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे गो थ्रू इट मुहावरा है। उसी तरह से वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए, ये इजी है। अगर हिंदी में हम बोलते हैं तो वी विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर उठा सकते हो कि दो पर्यायवाची वर्ड लिखिए, जो 10th में हम लोग से बोला जाता था, सूर्य को रवि कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से हाथी को कुछ कहते हैं, अमृत का तुमको पर्यायवाची होता है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि अब बैठ के फिर पर्यायवाची पूरा याद करने लगो, ये 10 मार्क्स का ही है, जितना आता है ठीक आता है। प्रीवियस पास्ट ईयर के भी क्वेश्चंस की अगर पर्यायवाची देख के याद कर लोगे तो बहुत बार रिपीट भी हो जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों को इस तरह से वाक्य में प्रयुक्त कीजिए जिनका अर्थ स्पष्ट होता है, आदि आदि का, क्रांति नियत नियति का, ठीक है, वृत्त का, ये सारी चीजें। सो जस्ट गो थ्रू दिस पेपर और इसमें अपना जस्ट लेवल चेक करो इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट। यहाँ पे अगर तुम ऐसे हिंदी में ठीक से लिख पाते हो और इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट अच्छे से हो जाता है तुमसे, और ये क्या बोलते हैं, जो पैराग्राफ वाले चीज़ें करके कर लेते हैं, तो 75 नंबर लाना इजी है। बट अगेन जस्ट चेक इट, क्योंकि इंग्लिश वाले में तो इजी है, क्योंकि ऐसे मुझे पता है कि सबका हो जाएगा, बिकॉज तुम यूपीएससी लेवल का ऐसे की प्रैक्टिस कर रखे होगे। बट हिंदी के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अपने लेवल में, और वो प्रैक्टिस वही होगी कि थोड़ा बहुत हिंदी में लिखना शुरू कर दो बीच में, डिपेंडिंग ऑन योर लेवल। अगर अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं अच्छा तो, और उसी तरह से जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल रियलाइज कि वर्ड का मीनिंग हिंदी में ना आना कितना बड़ा ब्लॉकेड हो जाता है उस पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त, ठीक है। सो कैंडिडेट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द हिंदी एंड इंग्लिश ऑप्शनल पेपर। 300 में से बस 75 लाने हैं। देखने में ईजी लग रहा है, बट व्हाट आई वांट कि जस्ट गो थ्रू इट, सो दैट तुम अगर ज़रूरत है तो तुम आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट में मेंस में ऐसे भी बहुत कम टाइम रहेगा। उस टाइम बैठ के तुम 2-3 दिन नहीं दे, मतलब 5-6 दिन नहीं दे सकते हो इसके प्रिपरेशन के लिए। तो थोड़ा बहुत पहले से प्रिपरेशन अगर तुम्हारी इन सब्जेक्ट की रहेगी तो मतलब 300 में से 75 नंबर लाना इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट अगर तुम इसमें बुरे हो, उतने स्ट्रॉन्ग, जैसे इंग्लिश तो हो जाना चाहिए क्योंकि सिलेबस इंग्लिश होंगे, बट लैंग्वेज में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो और उसकी पेपर मतलब उसकी प्रैक्टिस शुरू से थोड़ी थोड़ी नहीं करोगे, फिर लास्ट में मुश्किल हो जाएगा। तो एटलीस्ट क्वालिफाइंग पेपर को लाइटली मत लो, क्योंकि क्वालिफाइंग पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जीएस में तुम 250 में से किसी एक पेपर में तुम्हारे मतलब 25 नंबर भी आ गए या 50 नंबर भी आ गए हैं, तो मे बी तुम दूसरे पेपर में, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल्दो यूपीएससी ने कह रखा है कि हम क्वालिफाइंग सेट कर सकते हैं, बट उसमें यूपीएससी ने अब तक किया नहीं है क्वालिफाइंग सेट। तो तुम्हारा दूसरे में GS2 में, मतलब GS2 GS3 GS4 में तुम 100 से ऊपर 150 नंबर ला के तुम कवर अप करके रैंक 1 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर क्वालिफाई पेपर में डिस्क्वालीफाई हो गए तब तो वहीं पे नाव डूब गई वाली बात हो गई है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वालिफाइंग पेपर ऑफ द मेंस, दूसरे पेपर ऑफ द मेंस और उनका सिलेबस वी विल डू इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, जय हिंद।